नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। इस वक्त देश भर में गर्मी का मौसम है, पानी की दिक्कतें चल रही हैं। पीने के पानी को लेके खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति हर साल गर्मी में होती है, लेकिन इस बार अगर कहा जाए, जो खबरें आ रही हैं, जो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, वो भयावह तस्वीर दिखा रही हैं और बहुत चिंताजनक है। इस बार अप्रैल के महीने से हालात बिगड़ने लगे थे और ग्राउंड वाटर की अगर बात करें, वो लगातार नीचे चला गया। जहां अब तक कई ऐसी जगह थी जहां ग्राउंड वाटर प्रॉपर हुआ करता था, दिक्कतें नहीं आती थी, वहां भी इस बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खासकर पीने के पानी के लिए स्थिति चिंताजनक है। ये हालात क्यों है और आगे क्या स्थिति और बन सकती है, बिगड़ सकती है, बहुत सारी चिंताओं को लेकर हमने सोचा आप तक ये बातें पहुंचनी जरूरी है कि आखिरकार हम किस ओर जा रहे हैं और इन हालातों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसी पे आज चर्चा होगी। विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर के पानीग्राही, वेरीफाइड वाटर ऑडिटर फ्रॉम सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लंबी रिसर्च है, 30 साल से ज्यादा की इनकी रिसर्च है ग्राउंड वाटर को लेकर और लगातार इस पर काम कर रहे हैं। उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पानीग्राही, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुक्ल जी। सर, गर्मी के मौसम में पानी की दिक्कतें आम हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ ज़्यादा भयावह हो गए हैं। क्या वजह इसके पीछे आप तात्कालिक मान रहे हैं? क्यों ये स्थिति इस साल हो गई है? इस साल काफ़ी कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक स्थिति आ गई है, भयावह स्थिति आ रही है, क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से जब काम कर रहा हूँ। सन 2001 में जब मैं अवंती बिहार के कुछ एरिया में काम करता था, तो उसमें जब बोरवेल हम टेस्ट करने जाते थे तो 90 फीट पे वाटर लेवल मिलता था। आज जो है ये स्थिति हो गई कि 300 फुट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। और अवंती तो छोड़िए, रायपुर के कुछ कोने में जैसे सड्डू है, मोआ है, शांतिनगर है, खालबाड़ा है, गुड़ियारी है, यहाँ पर जो है कई कई बोरवेल 1000 से 1200 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वहाँ का रॉक पोजीशन के कारण वो ऐसा नहीं हो, वाटर लेवल की स्थिति में नहीं बोल रहा हूँ, पर पानी नहीं मिलना एक संकट के। आम आदमी को तो जियोलॉजी समझ नहीं आती है, भाई हमने बोर किया, हमें पानी नहीं मिल रहा है। 1200 से 1500 फीट का जब बोरवेल अगर कोई जा रहा है तो पानी नहीं मिलना, ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और रायपुर में आज की डेट पे जितनी पॉपुलेशन है, अगर हम ग्राउंड वाटर पे अगर डिपेंडेंसी बढ़ रही है तो ये आने वाले दिनों में और भी बदतर स्थिति हो सकती है। समय रहते अगर हम जो है पूरी तरह से अगर हम इस पर कोई समाधान ना निकाले तो। सर, ग्राउंड वाटर की हम एक रिसर्च पढ़ रहे थे, भारत सबसे ज़्यादा यूज़ करता है ग्राउंड वाटर का दुनिया में, जबकि हमसे भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, चाइना है और भी देश हैं, उनकी जो मौजूदगी है या डिपेंडेंसी है ग्राउंड वाटर पे बहुत कम है। हमारे देश का अगर हम जिक्र करें, क्यों ये हालात हैं, हम क्यों ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंड है और बाकी देश क्यों नहीं है? हम एग्जाम्पल चाइना का ही ले लें, वो क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये चीज़ जिक्र किया है। एक्चुअली ग्राउंड वाटर पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी में हमारा जो भारत है 25% जो है टोटल रिसोर्सेज का अकेले एक्सट्रैक्शन करने वाला देश है। और ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रही है। और ऐसी स्थिति रही तो आने वाले 40 से 50 सालों बाद जो है हमारे पास जो है वो पूरी रेट कैटेगरी में इंडिया की आने की संभावना है, जिस तरह से हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि चाइना में भी इस तरह का प्रॉब्लम है, इजराइल में भी है, पर उनके पास बहुत अच्छी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की तकनीक है। वो जीरो डिस्चार्ज पे काम करते हैं, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, उनके पास सेलाइन वाटर को जो है ट्रीट करके जो है ग्राउंड वाटर भी यूज कर रहे हैं। कई देशों में जैसे चाइना में जो है ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी नहीं करके उनके अर्बनाइजेशन के जो एसटीपी वाटर है, ईटीपी वाटर है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके जो है वो अपने एसटीपी वाटर को जो है पीने योग्य पानी बना रहे हैं। और ये स्थिति आ चुकी है हमारे इंडिया में भी, बेंगलोर में, चेन्नई में। ये एसटीपी वाटर क्या है सर, थोड़ा बताइए। एसटीपी वाटर क्या होता है कि जब भी हम कोई एक मास स्केल में कॉलोनी में रहते हैं तो उसके जो जितने भी जो है सीवरेज के पानी है, जैसे मल मूत्र और आपके जो है वॉशरूम के पानी, वो सारा पानी को जो है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है गुजारा जाता है। उसमें से प्रॉपर जो है पीएच उसका मेंटेन किया जाता है और उसको प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के साथ साथ एसटीपी के पानी के मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद जो है वो पानी बाहर निकलता है। उसका प्रॉपर अगर पीएच और सारी वैल्यू सही रहती है तो वो उसको आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है बहुत अच्छा क्वालिटी अगर आप आ रहा है तो उसको ड्रिंकिंग में यूज कर सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी के लिए जो है ना बाकी देश से जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाया है और हमारे यहाँ भी ये चीजें आने की पूरी संभावना है।
आपने एक जिक्र किया कि 50 साल बाद स्थिति खराब हो जाएगी, रेड कैटेगरी में आ जाएंगे। ये रेड कैटेगरी क्या होती है और क्या हालात बन सकते हैं? क्या हम जैसा सुनते हैं दुबई या बाकी जगह पानी की किल्लत है, वैसे ही हालात होंगे? रेड कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि एक ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट वो होता है कि आपका जितना पानी विड्रॉ हो रहा है उतना रिचार्जिंग होना चाहिए, उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो जिससे क्या है कि जिस तरह से ग्राउंड वाटर एक बैंक अकाउंट की तरह है, आप जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे वो बैंक अकाउंट खाली होता जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि हम अगर इंडिया में अभी समय से अगर हम जो है वो रिचार्ज नहीं करें तो वो रेड कैटेगरी की आने की पूरी संभावना है। और रेड कैटेगरी का मतलब है कि आपके पास ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज बिल्कुल 5 या 10% रहेंगे। जो आज हम जो है यूज कर रहे हैं वो काफी अच्छी पोजीशन पे है, पर 50 सालों में हम अपनी विरासत को क्या देकर जाएंगे? मैंने हम अपने अकाउंट में जो है ना सारा पैसा हम आने वाले पीढ़ी के लिए रख तो लेते हैं, लेकिन ग्राउंड वाटर नहीं रहेगा तो क्या मतलब रहेगा? इसलिए हमारी विरासत को देना है। रिचार्ज का आपने जिक्र किया, क्यों रिचार्ज नहीं हो पा रहा है? हम अपने देश की प्रदेश की बात करें, क्यों रिचार्ज नहीं हो पा रहा ग्राउंड वाटर? क्या दिक्कतें हैं व्यावहारिक तौर पर? क्या दिक्कत, क्या हमारे पास ऐसी रिचार्ज करने की कोई पॉलिसी नहीं या हमारी कोई लापरवाही है? आपको मैं ऐसा समझा सकता हूँ कि जैसे पृथ्वी एक कटोरा है और उसमें कुछ पानी भरा हुआ है और हम अलग अलग स्ट्रॉ लगा के हम बोरवेल के माध्यम से पानी ले रहे हैं। तो पानी पूरा अगर एक लिमिटेड है हमारे पास सोर्सेज, अगर हम उस पानी को अगर पूरा स्ट्रॉ से बोरवेल के माध्यम से खींच लेंगे तो पानी जब तक उसमें अगर रिकूप नहीं होगा, रिचार्ज नहीं होगा कहीं से, तो वो पानी तो खाली हो जाएगा। तो रिचार्ज का मतलब ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में जिस तरह से रिचार्ज करते हैं और एटीएम से पानी पैसा निकालते हैं, उसी तरह जमीन के अंदर का भी जो है ग्राउंड वाटर को प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिचार्ज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही आर्टिफिशियल रिचार्ज का एक टेक्निक है। आप जमीन के अंदर में बोरवेल के माध्यम से पानी डालिए और रिचार्ज पिट के माध्यम से अलग अलग रेन वाटर के हार्वेस्टिंग की तकनीकी को ही रिचार्ज कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये शब्द सुनते तो सभी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है जितनी संख्या में एटलीस्ट होना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कैसे रिचार्ज होता है और क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि हमारे यहाँ ऐसा इस्तेमाल नहीं हो रहा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वर्षा जल का संचयन, जो कि आज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रायपुर शहर का। रायपुर शहर में औसत वार्षिक वर्षा होता है 1200 मिलीमीटर। अगर हम 1000 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर मीटर के छत पर अगर बारिश का पानी अगर गिरता है तो हम 1,20,000 लीटर पानी बचा सकते हैं। रायपुर का अगर पॉपुलेशन हम अमूनतः अगर 25 लाख मानते हैं और 10,000 से 20,000 घर मानते हैं जो भी पक्के छत है, अगर वो सारा वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो मेरा ये मानना है, मैं पिछले 30 वर्षों से रिसर्च कर रहा हूँ ग्राउंड वाटर में और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मेरी पीएचडी है, तो मैं मानता हूँ कि अगर 30% भी अगर रायपुर के लोग अगर प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दें तो आने वाले 10 से 15 सालों में ग्राउंड वाटर की क्राइसिस नहीं रहेगी। और ये जो वाटर लेवल है, जो जैसे आपने सबसे पहला बताया था कि बहुत भयावह स्थिति जा रही है, तो ये हमारे पास एक ही समाधान है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं और वो समाधान को समय रहते हमको करना पड़ेगा। ठीक, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और उसके अलावा क्या और भी तकनीकें होती हैं? हम पुराने लोगों को देखते थे तालाब कुआं बनाते थे, क्या ये भी इसीलिए बनाए जाते थे, इस्तेमाल ये भी फायदेमंद है? बिल्कुल, ये आज हमारे जो पुराने बावड़ी हैं, पुराने तालाब हैं, ये हमारे धरोहर है। यहाँ पर जब पानी रहता है तो प्रॉपर वाटर रिचार्जिंग होता है, जिससे हमारे आसपास के बोरवेल में, नलकूप में पानी आता है। आज कभी भी आप देखे होंगे कि हम गांव में जो है ना, वो कुआं देखने को नहीं मिलता है और वो तालाबे जो है वो अभी गर्मियों में जो है वो सिल्ट से पटा हुआ है। तो यही समय है 1 या 1.5 महीना जो है बरसात आने के पहले, अगर हम अपने पुराने रिसोर्सेज को, अगर तालाबों को प्रॉपर डिसल्टिंग करें, कुआं को खाली करें, जो बावड़ी है, छोटे छोटे कुएं हैं, उसको साफ सफाई करें, तो जब भी रेन वाटर आएगा, रिचार्ज होगा, तो उसमें से पानी अगर नीचे जाएगा तो वो एक बहुत बढ़िया माध्यम है आर्टिफिशियल रिचार्ज या कहें रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कहें वर्षा जल का संचयन। क्योंकि अगर आपके पास तालाब है जिस एरिया में, उस तालाब में पानी जब भरा रहता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण आसपास के बोरवेल में, नलकूप में पानी अच्छा भरा रहता है। उदाहरण के तौर पर बूढ़ा तालाब में अगर पानी भरा है तो आप नीचे के लाखे नगर, धर्म प्रोफेसर कॉलोनी तरफ पानी कभी कमी नहीं होता। आज हमारे पास सड्डू मुआतरा बिल्कुल पानी नहीं है क्योंकि वहां पे तालाबों की संख्या कम है। तो आपका मानना है कि तालाब को पाट कर बिल्डिंग बनाने से ज्यादा जरूरी उन तालाबों में पानी रहना है? विकास के नाम पे जो बिल्डिंग बनाई जाती है उससे ज्यादा जरूरी पीने का पानी है? बिल्कुल, मैं तो 100% यही कहूंगा कि विकास जो है, विकास क्या करेंगे अगर हमारे पास पीने की पानी नहीं रहेगी। अगर हम 8वें माले पे बहुत अच्छा लेविश लाइफ जी रहे हैं और हमारे पास सुबह जो है नल खोलने पर पानी नहीं आएगा तो आप उस बिल्डिंग का करेंगे क्या?
आज कोई भी बिल्डर, कोई भी प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पूरी तरह से जो है इम्प्लीमेंट करिए। एक एक बूंद पानी को बचाएंगे तभी जो है आज हमारा जो है किसी भी बिल्डिंग को पानी अच्छा दे सकते हैं, हमें बोरवेल को रिचार्ज कर सकते हैं। आप 30 वर्षों से यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सा इलाकों का भी जिक्र आपने किया। क्या आपको लगता है कि ये प्रशासनिक लापरवाही है, लोगों का क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो प्रशासन को काम करना पड़ेगा इस पर, उसके अपने तरीके होते हैं, हालांकि उसमें लापरवाही हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं है। आम आदमी भी क्या लापरवाह है या जानकारी नहीं है? आप लोगों से मिलते, क्या लगता है? देखिए, प्रशासन तो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जब तक अगर लोग सामने ना आए, प्रशासन कितना भी करेगा। क्योंकि आज रायपुर नगर निगम या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, बिल्कुल जो है उनके नियम है। आपको अगर 100 स्क्वायर मीटर के अगर ऊपर के घर बना रहे हैं तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ये नियम में है। अब उसके बदले में FDR जमा रहता है, लेकिन लोग घर बनाते हैं, भूल जाते हैं। तो प्रशासन को भी जो है थोड़ा सा स्टेक लेना पड़ेगा, क्योंकि आज रायपुर नगर निगम में लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए FDR के माध्यम से जमा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। यही समय है कि आप उनको सख्ती करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराएं, क्योंकि 1 महीना बचा है और आने वाले दिनों में अगर वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है आप इसी तरह से चैनल चलाएंगे, हमें बुलाएंगे और लोगों को हम बताएंगे कि भैया पानी बचाओ, पानी बचाओ। कब तक ऐसा चलता रहेगा? लोगों को जागना पड़ेगा, पानी को लेके थोड़ा सा अवेयरनेस होगा। लोगों को क्या बोलेंगे, कैसे बचाएं, किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो क्या करें इस समय? अगर लोग सुन रहे हैं आपको, क्या उनको बोलेंगे कि क्या करना चाहिए पानी के लिए, या कि अगले साल दिक्कत ना हो, उनका एटलीस्ट इन्वॉल्वमेंट हो? देखिए, हर व्यक्ति, हर यहाँ इंडिया के जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है अपने लिए, क्योंकि आज वो जहां पर भी रहते हैं वो उस जगह का पानी बचा ले। अगर उनके घर में अगर पूरा पक्का छत है या कवेलू है, या मुझे सुन रहे हैं कुछ गांव वाले, अगर उनके यहाँ खपरेल का भी छत है तो भी पानी गिरता है बरसात के समय में। आप अपने घर के बाजू में जो है 4 बाई 4 फीट का एक गड्ढा कर दीजिए, 5 फीट गहरा। उस पर कुछ भी मत करिए, लाल टुकड़े ईंटें, बड़े बोल्डर और ऊपर में रेत डाल दीजिए, और ऊपर में कुछ ढांकने का कुछ ऐसे कि कोई एक्सीडेंट न हो, और बरसात का पानी वहां जाने दीजिए। ये आप मान के चले कि आपका एक थोड़ा सा जो है प्रयास, ये पूरे सोसाइटी के लिए काफी मायने रखता है। बिल्डर्स को लिए मेरा एक संदेश है कि आप जहां पे भी रेन वाटर है, 0 डिस्चार्ज के रूप में आइए, सारे जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। क्योंकि कंक्रीटीकरण इतना हो गया है कि आप बीच बीच में पाइलिंग पिट करिए और रिचार्ज पिट करिए, रिचार्ज साफ्ट बनाइए। अलग अलग टेक्निक से नेट में अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम के वेबसाइट में आप डिफरेंट तरीके के रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि आज नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पूरा नया रायपुर जो है सेक्टर 27, 29 और पूरे जगह जो है कंक्रीटीकरण का जाल बिछ गया है। आज मैं परसों जा रहा था तो पूरे प्लांटेशन जो है प्योर जो है टैंकर से पानी डाला जा रहा है। भाई, ये पानी आएगा कहां से? अगर आप वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रॉपर प्लानिंग करिए। आज हमारा नया रायपुर हम बोलने में ये अच्छा लगेगा, 15 साल बाद वहां पर जो है अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या स्थिति रहेगी? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। क्या पीने के पानी का भी हम दुरुपयोग कर रहे हैं? जैसा एक घर बनाने में यूज हम कर लेते हैं, या आपने कहा कि पेड़ पौधों को सींचने में, क्या इसका भी कोई विकल्प है घर बनाने के लिए और बाकी इस्तेमाल के लिए? पीने के पानी की जगह, ग्राउंड वाटर की जगह कोई और पानी का इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल, घर बनाने के लिए आप प्योर ग्राउंड वाटर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ये ऑफेंस में आता है। अच्छा, हाँ, दिल्ली में बिल्कुल अलाउ नहीं है। आपको अगर जो है मेट्रो सिटी में अगर आप ग्राउंड वाटर से आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अलाउ नहीं है। आज हमने जो है रायपुर में, हमको पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी है और उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है, इसलिए हम बोरवेल चलाकर जो है प्योर क्यूरिंग करते हैं, घर बनाते हैं, पूरा तराई करते हैं। आज हमारे घर में अगर मान लो कार है तो हम जो है डायरेक्ट बोरवेल से पानी से धोते हैं। कितना पानी वेस्टेज होता है। अगर हम एक बाल्टी से पानी अगर धोते हैं तो लगभग 5 लीटर में हो जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट बोरवेल से अगर हम अपने कार को धोते हैं या फिर बिल्डिंग को तराई करते हैं तो काफी मात्रा में वाटर वेस्टेज होता है। तो इसके लिए बिल्कुल रोक लगनी चाहिए और प्रशासन को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ग्राउंड वाटर नहीं तो फिर क्या, कौन सा वाटर? यस, ग्राउंड वाटर के बदले जो है आप ग्रे वाटर यूज करें। ग्रे वाटर क्या होता है? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी जो है, अगर आप इसको इस्तेमाल पीने के लिए नहीं कर सकते, उस लेवल पे अगर ट्रीट करके उस क्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकते, तो आपके पास एक बेहद मात्रा में जो है पानी आज हमारे पास अवेलेबल है। अगर हर कॉलोनी में अगर जो है बड़े मास स्केल पे अगर एसटीपी लगा है, क्योंकि एसटीपी सभी के लिए कंपलसरी है, कोई कॉलोनाइजर के लिए, उसका पानी को आप गार्डनिंग में यूज करिए। उसके पानी को जो है आप जो है टैंकर में भर के जो है ग्रे वाटर को ही सिंचाई में लगाइए। उससे काफी मात्रा में हमारे ग्राउंड वाटर सेव हो सकते हैं।
क्या ये चीज़ें उपलब्ध है हमारे यहाँ? आपने देखी हैं कि हाँ ग्राउंड वाटर को विकल्प के तौर पे ऐसे पानी उपलब्ध है? हाँ, अभी क्या हो रहा है कि सिलतरा इंडस्ट्रियल एरिया में, उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारे जो है ग्रे वाटर यूज हो रहे हैं, और उस पानी को जो है कुछ इंडस्ट्री, नगर निगम जो है ना एमओयू भी की है कि उस पानी को जो है आप हमें देंगे। तो ऐसे कुछ अलग अलग एसटीपी प्लांट जो है नगर रायपुर म्यूनिसिपल एरिया अलग 4 कोनों में बनाई हुई है, उसका पानी को आप लेकर टैंकर से प्रॉपर जो है आप उसको इस गर्मियों के सीजन में जो है आप रेन वाटर इरिगेशन के रूप में ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हम जिस तरीके से चल रहे हैं, गंभीरता से सोच नहीं रहे हैं, खाली बात कर ली जाती है, चिंता जता ली जाती है और हालात जस के तस होते हैं, हम नहीं मानते, तो क्या खतरे हो सकते हैं? थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किन हालातों से गुजरना पड़ सकता है। हालात तो ऐसी होगी कि अगर हम सुबह जो है उठे और टॉयलेट में बैठे रहे और पानी ना आए तो उसमें जो हालत होगी वो सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये चीजें जो उपलब्ध अभी लोग टैंकर मंगा लेते हैं। नहीं आएगा, टैंकर भी नहीं आएगा। टैंकर वाला भी सुबह जो है ना वो करीब अपना घर का नित्य कर्म करने के बाद 10 बजे आएगा। आपके टैप खोलते हैं, अगर पानी नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो चीजें जो है बद से बदतर होने लोगों के को लगता है कि गर्मी है, 2-3 महीने तो निकाल लेंगे। हाँ, निकाल रहे हैं ना, ऐसे करते करते तो आज 15 साल से हो गया। मैं 30 साल से देख रहा हूँ, जहाँ 90 फीट का वाटर लेवल है आज वो तो है 1000 फीट में चला गया है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, अवंती बिहार में एक जगह आज से 2005 में मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू किया। लोग वहां सब बोलते थे कि ये क्या है, हम छत का पानी कैसे डालेंगे, ये प्रैक्टिकल है नहीं। पर लिटरली मैंने उनके घर में वाटर हार्वेस्टिंग किया, आज उन्हीं का बोर सबसे बढ़िया चल रहा है और आसपास के बोरवेल में जो है ना वाटर लेवल डाउन हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट मैंने देखा वहां पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज जो है हम इसको नियम में भी लाए। हमारे एसोसिएशन है छत्तीसगढ़ भूजल विद एसोसिएशन, हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काफी ज्यादा सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं। फिर एक नियम बना, एम्पेनल किया हुआ है रायपुर म्यूनिसिपल ने हमको, पूरे छत्तीसगढ़ में जहां पे भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है वो हम करते हैं। तो हम बिल्कुल, क्या वाटर हार्वेस्टिंग बहुत खर्चीला है? बिल्कुल नहीं है। आप वाटर हार्वेस्टिंग जो है मात्र 2000 रुपए से लेके जो है आप 15,000 20,000 कर सकते हैं, और अगर मास स्केल पे करना है तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए भी होता है। हमने अभी कई जगह जो है बोरवेल माध्यम से, वी वायर टेक्नोलॉजी माध्यम से भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अभी जैसे मुझे बालोद में कुछ वहाँ एरिया ड्राई एरिया है, तो कुछ एरिया पे हमने जो है एक नया रिसर्च कर रहे हैं वी वायर टेक्नोलॉजी पे, और वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बन जाएगा तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। अपने देश की बात करते हैं तो थोड़ा तुलना हम विदेशों से भी करते हैं। क्या वहाँ पानी को लेके प्रॉपर कोई मैनेजमेंट है जो हमारे यहाँ अभी नहीं दिख पा रहा है? क्या वहाँ पब्लिक ज़्यादा अवेयर है हमारे यहाँ से अपेक्षा? बिल्कुल सर, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जो चीज़ ज़्यादा मिलता है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं रहती है। आज इजराइल में पानी नहीं है, आज गल्फ कंट्री में पानी नहीं है, वो समुद्र का पानी को छान कर जो है प्रॉपर उस लेवल तक ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ ऑयल अवेलेबल है, पानी नहीं मिलता, और आज हमारे पास ऑयल नहीं मिलता, हमारे पास पानी है, तो हम पानी की वैल्यू नहीं समझते। आज हम जो है अगर एक तरफ 1 लीटर ऑयल रखा हो पेट्रोल और एक तरफ पानी रखा हो तो वो हम वैल्यू पेट्रोल की ही करेंगे, लेकिन सेम उल्टा जो है वहां पे है। तो वहां पर जो कंट्री है, जब पानी कोई चीज नहीं होता तो उसकी एक एक बूंद को जो है वो बहुत अच्छे से सहजते हैं। राजस्थान में भी देख लीजिए, राजस्थान में आज भी जो है बरसात के सीजन में जो उनके छतों का जो पानी गिरता है वो अंडरग्राउंड कुंड में लेके चलते हैं और उसे साल भर चलते हैं। तो पानी की जहाँ किल्लत रहती है वहाँ उसकी वैल्यू समझी जाती है। हमें ये समय आ रहा है और हमको समझना बहुत जरूरी है। ये जिक्र आपने यहाँ पर किया, बारिश आने वाली है कुछ समय में और अभी दिक्कतें जो चल रही हैं उसको देखते हुए कुछ किया जा सकता है। बारिश से पहले क्या तैयारी करनी चाहिए प्रशासन को, क्या तैयारी करनी चाहिए आम लोगों को? आम लोगों से लेकर प्रशासन को, सभी को ये निश्चित करना चाहिए। प्रशासन की बात करता हूं मैं, तो जितने भी तालाबें हैं जैसे अभी चल रही है वो तालाबों को जो है रिन्यू करें, डिसिल्टेशन करें। जितने पुराने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको पूरा मेंटेन करें बरसात आने के पहले। प्लस नए जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर जितनी भी मास अवेयरनेस करना हो, यही समय है 1 महीने के अंदर कर सकते हैं, ताकि हर बच्चों से लेके बूढ़ों तक और हर व्यक्ति को ये मैसेज पहुंचे कि हमारा पानी हमारी विरासत है, हमको इसको सेव करना है। और प्लस हम हर नागरिक से ये अपील करता हूं कि जहां पर भी पानी बह रहा है उसको आगे बहने मत दो, वहीं पर रोक लो। वहीं पर पानी बह रहा है तो वहीं पर रोक कर जमीन के अंदर रिचार्ज करें। रिचार्ज पे ध्यान दें। पहले कच्ची सड़कें होती थी, जमीन मिट्टी वाली होती थी, तो वाटर थोड़ा पानी अंदर भी जाता था। अब हर जगह कंक्रीट है, सड़कें हैं, क्या ये भी एक बड़ी दिक्कत है? हालांकि सड़कों को तो पक्का होना जरूरी है, तो ऐसे में क्या किया जाए? कंक्रीट बनते जा रहे हैं,
और पानी जो वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा भी नेचुरल तरीके से अंदर जाता तो वो भी नहीं हो पा रहा। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बेसिक पहलू है कि पानी को जब भी अगर जमीन के अंदर परकोलेट होना है तो उसको एक सॉइल डेप्थ होना चाहिए। प्रॉपर एक सॉइल डेप्थ होगा तभी वो वाटर परकोलेट करके अंदर जाएगा। पर अगर हम ऊपर में कंक्रीट कर देते हैं, ऊपर में डामरीकरण कर देते हैं तो पानी जाएगा नहीं। आज हमारे पास जो है रायपुर शहर में ओपन स्पेस में बहुत कम स्पेस है, जैसे कुछ गार्डन है, ग्रीन स्पेस है, बाकी सब जगह कंक्रीट है। तो हर कॉलोनी में अगर हम पेवर ब्लॉक की जगह बीच बीच में अगर हम पाइलिंग पिट कर दें, जो ट्रैक्टर माउंटेड पाइलिंग पिट होता है, अगर हम एक एक पाइलिंग कर दें और उसमें स्लॉटेड केसिंग लगाएं और उसमें ग्रेवल, पेबल, सैंड कोल डाल दें तो बहुत कम खर्चे में मास स्केल पे सरफेस रन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकता है। बशर्ते ध्यान रखना है कि हमें किसी तरह का उसमें सीवर का पानी अंदर नहीं जाना है। सरफेस वाटर में आप बिल्कुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए। प्लस जितने भी बड़े बड़े रोड्स हैं, हाईवे के रोड्स हैं, तो मैं अभी उसमें कुछ एक रिसर्च का मैं कर रहा हूं कि ऐसा कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग बीच में बनाया जाए ताकि रोड के आवाजाही में भी सुविधा हो, अवरोध ना हो और पानी जितना भी रोड में बहता है वो वहीं का वहीं रिचार्ज हो जाए। तो हम इसमें अभी काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे रिसर्च 2-3 साल में पूरा हो जाएगा, हम भारत को बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। क्योंकि आप ऑथराइज्ड हैं और इस चीज़ों को करने के लिए, हमारे देश में क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं या विचार हो रहा है, हम इसको लेकर कर रहे हैं कि पानी को लेकर कुछ काम चल रहा है? बहुत काम चल रहा है। अभी जितने भी अटल भूजल योजना चल रही है या फिर जितने भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन है, सब अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं और वो कारगर तो हो रही है साबित। लेकिन हमको प्रशासन के साथ में जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर हर व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा, तभी इसका फायदा अच्छे मिलेगा। दुनिया में हम अगर भारत की बात करें, क्या स्थिति आपको नजर आती है ग्राउंड वाटर या पानी की दिक्कतों को लेकर या मैनेजमेंट को लेकर? ओवरऑल क्या आपको समझ आता है? दुनिया में तो हमारे पास पानी बहुत अच्छा है। 25% हम पूरे वर्ल्ड का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और 25-25 करके वो कब 50 हो जाएगा और वाटर लेवल खाली हो जाएगा हमारे जो है पॉकेट्स में, तो ये चीज़ बोलना बड़ा मुश्किल है। पर आने वाले जिस तरह से जो है अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है, वाटर रिचार्जिंग कम हो रहा है, फ्लडिंग ज़्यादा हो रही है, रेनफॉल भी जो है इरेटिक रेनफॉल हो रहा है, कहीं अच्छी बारिश होती है कहीं नहीं होती है। तो हमें जो है जो इंटरकनेक्टिंग ऑफ रिवर का जो एक कंसेप्ट आया था, अगर वो हम करते हैं तो हमारे लिए 100 ईयर्स के लिए एक अच्छा प्लानिंग हो सकता है। क्योंकि रिवर अगर इंटरकनेक्टिंग पूरे इंडिया में अगर होती है तो वो सारा पानी जो है ना, एक तो फ्लडिंग को रोकेगा, दूसरा है कि वाटर की एबिलिटी इरिगेशन में अच्छी मिलेगी। तो आज हमारा जो है इरिगेशन में 70%, 60 to 70% ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है। अगर हम प्रॉपर अगर इसको इरिगेशन का पानी को अगर रिवर पानी को दें तो हमारे पास वाटर एबिलिटी होगी। तो इस तरह से हम कुछ छोटे छोटे प्लानिंग अच्छे से करें तो हम इंडिया को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। ग्राउंड वाटर का और क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है? जैसे आपने बताया कि मकान बनाना या कार धोना, क्या इसको लेके कोई कड़े कानून या नियम बनाने की जरूरत है या ऑलरेडी है ऐसे कुछ? नियम तो हैं, नियम को पालन करना पड़ेगा और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम प्योर ग्राउंड वाटर को जो है हम जो है किसी भी तरह मकान कंस्ट्रक्शन के यूज में ना करें, गाड़ी धोने के यूज में ना करें। अगर हम ब्रश भी करते हैं, आज सुबह कोई भी व्यक्ति अगर ब्रश करता है तो उसमें अगर टैप रनिंग टैप में अगर करता है तो 10 लीटर पानी चला जाता है। अगर वो एक मग्गे पे या एक बकेट पे अगर लेके ब्रश करते हैं तो काफी अच्छा होता है। गर्मी के सीजन में मैं रायपुर के लोगों से कहूंगा कि आप बिल्कुल शावर का इस्तेमाल मत करिए, बाथ टब का इस्तेमाल मत करिए। आप गार्डन में जो पानी देते हैं अपने जो भी ग्रीन एरिया में, आप अपने जो डेली यूज के पानी होते हैं, जैसे मान लो सब्जी धोने के बाद जो बचा हुआ पानी होता है या जो भी बर्तन धोने का पानी होता है, आप उसको यूज करिए, आप उसको ड्रेन में बहाइए मत। और एक नया चीज मैं अभी एक नया कंसेप्ट लाया हूं, इस पे मेरी रिसर्च चल रही है, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में आरओ रहता है और एक आरओ जो है 10 लीटर पानी अगर आपको देता है तो 20 लीटर पानी बाहर फेंकता है। आज हमारे सभी के घरों में आरओ है। अगर सभी आरओ का डिस्चार्ज होता है, हालांकि वो क्लिनिकली सही नहीं है कि हम कोई कंज्यूम डायरेक्ट कर सके, पर उस पानी को अगर गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि हमारा जो बोरवेल का पानी उसमें उतना टीडीएस रहता है, आरओ के बाद जो है हम उसमें कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, पर आप उसको सॉइल में अगर एग्रीकल्चर पर्पज से गार्डनिंग पर्पज से कर सकते हो तो काफी मात्रा में रिचार्ज हो सकता है, ग्रीनरी आ सकती है, बजाय कि हम ग्राउंड वाटर कर दें। साथ ही साथ अगर इस पे जो है मैं भारत सरकार की कुछ रिसर्च एजेंसी से मैं ये अनुरोध करूंगा आपके टीवी के माध्यम से, जैसे नीरी हो गए या फिर और भी बहुत सारे रिसर्च एजेंसी, जो एसी का पानी है, हर एसी जो है पर रात भर में कम से कम 1 बकेट पानी दे देता है। अच्छा। एसी प्लस आरओ का पानी को अगर हम इकट्ठे करके
अगर हम इसको अदर यूज में ले सकते हैं, जैसे बर्तन धोने में, गार्डनिंग में, कार धोने में, तो कितना वाटर सेव हो सकता है। ये मेरा दोनों पे चल रहा है, तो मैं काफ़ी पानी बचा सकता हूँ। ये तो आपने एक चीज़ बताई कि क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। एक जनरल मानसिकता होती है, कुछ लोगों के पास सुविधाएं उपलब्ध हैं, गर्मी आती है तो हम टैंकर बुलवा लेंगे, या फिर संपन्न लोगों की मैं जिक्र कर रहा हूँ, पानी खरीद लेते हैं, सक्षम है। ऐसे लोगों के लिए भी क्या कोई मैसेज देना चाहिए? हाँ, ये तो मेरे डेली का रूटीन है, क्योंकि मैं स्लम एरिया में भी काम करता हूँ और बिल्डर्स का भी काम करता हूँ। बिल्डर के पास जो है अच्छे पैसे रहते हैं, तो उनका बोरवेल अगर 800 फीट में ट्राई हो गया तो और 400 फीट और कर दो, पंप और लोअर कर दो। लेकिन बाजू में ही स्लम एरिया रहता है, हर बिल्डर के बाजू में, हर कॉलोनी के बाजू में, उनके बेचारों के बोरवेल सूख जाते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी पानी का प्रिंसिपल होता है कि जितना गहरा करेंगे उससे पानी लेंगे, लेकिन वो स्लम एरिया में उतना डेप्थ पे बोरवेल नहीं करा सकते हैं, उनके पास उतनी इनकम नहीं होती है, या फिर उनको प्रशासन जो है एक लिमिटेड सोर्सेस में कुछ बोरवेल देते हैं। तो मैं उनको कहूंगा कि बाजू के आसपास की सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए आप बोरवेल का इस्तेमाल करें, आप उनके लिए भी वाटर हार्वेस्टिंग कराएं। और एक और भी चीज मैं आप लोग के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि कोई भी अगर आप भूमि का कोई बिल्डर को अगर आप परमिशन देते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो आने वाले 50 सालों के लिए ग्राउंड वाटर का प्रॉपर अवेलेबिलिटी का ही वो सर्टिफाई करके दें। क्योंकि कुछ जगह ऐसे है कि बिल्डर तो ले लेते हैं जमीन, वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, लोग रहना भी शुरू कर देते हैं, पर वहां पर पानी नहीं रहता। ऐसे कई कॉलोनी ऐसे देख रहा हूं कि अब उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए जो है ग्राउंड वाटर का एबिलिटी होने के बाद ही उनको, क्या ये पता किया जा सकता है, ऐसी तकनीक है? यस, मैं चूंकि भूजल वैज्ञानिक हूं और हम जो है ग्राउंड वाटर का जमीन के अंदर में प्रॉपर टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से ये बता सकते हैं कि कितने डेप्थ पे पानी है, कितना पानी मिल सकता है, पंप टेस्ट के माध्यम से उस एरिया में कितना पानी मिल सकता है, और आने वाले दिनों में अगर रिचार्ज नहीं करते हैं तो उसमें वाटर का कितना एबिलिटी रहेगी। ये पूरी हाइड्रोजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती है, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग होती है, जिसके लिए हम ऑथराइज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के थ्रू हम ग्राउंड वाटर प्रोफेशनल है या वाटर ऑडिटर भी है, तो हम पूरी प्लानिंग करके हम बता सकते हैं। जी सर, बहुत सारी जानकारी आपके जरिए मिली है और हमारे जरिए जनता भी सुन रही है, तो उम्मीद है जनता को भी आपकी बहुत सी बातें जो सुनने से फ़ायदा मिलेगा और देश प्रदेश में जो इस वक्त वाटर क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं वो दूर करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शुक्ला। तो हमारे साथ डॉक्टर पाड़िक रहे थे, बहुत काम की बातें उन्होंने बताई है। अमीर हो गरीब हो, हर इंसान इस वक्त पानी के संकट से जूझ रहा है। जिसके पास आज ये दिक्कतें नहीं हैं, कल हो सकती हैं। ये ना सोचे कि आपके पास पैसे हैं तो आप चीज़ों को, पानी को खरीद सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को लेकर सोचना होगा कि हम उसको क्या देकर जाएंगे। पैसे अगर दे दिए और पानी ना दे पाए तो सोचिए अब क्या हालात होंगे। पीने का पानी अगर एक दिन न मिल पाए तो सोचिए क्या हालात होंगे। इन हालातों को बिगड़ने से हम रोक सकते हैं। थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। प्रशासन को भी ज़रूरी है कि बहुत गंभीरता के साथ इन चीज़ों पर विचार करे। आम लोगों को भी ज़रूरी है कि वो इसे अपना काम मानकर करें, क्योंकि पानी की दिक्कतें सबसे ज़्यादा आम लोगों को ही होती हैं। इसीलिए पहल भी आपको करनी होगी, अवेयरनेस भी आपको यहाँ पर दिखानी होगी। वरना हालात, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। और रेड जोन में हम कब आ जाएंगे और कब इस समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी और हम पानी के लिए हाहाकार जैसी स्थिति हो जाएगी, वो दिन दूर नहीं होगा। और जब ये स्थिति आ जाएगी तो इसे वापस सुधारना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते हम जाग जाएं। खास पेशकश में नमस्कार।